हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे थे, है ना। तो आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ना, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, कि बस खाली बस ऐसे हो गया ऐसा नहीं करना है। साथ में आप लोगों को नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। दोनों काम साथ साथ करना है आपको। और एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ना है ना, क्योंकि हमें मेडिकल एग्जाम देना है, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आप सभी लोग। तो जो लोग कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, वो एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहें। जो नहीं कर रहे हैं वो भी पढ़ते रहें, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, आज की हमारी हेडिंग है कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका में गति। हालांकि स्पेशली एनसीईआरटी की बुक में ये हेडिंग दी नहीं गई है, लेकिन जहां तक हम पढ़ाए हैं उसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हमने एक हेडिंग बनाया, क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका में गति। मतलब बच्चों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार से गति कर सकती है। पहले तो ये हम पूछेंगे आपसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता कौन है। आपको पता होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु आता है। इसका मतलब जीवाणु में गति किस प्रकार से होती है। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो जीवाणु आते हैं उनमें से दो तरह के जीवाणु होते हैं। एक होते हैं चलयमान, मतलब एक गति कर सकते हैं, चलयमान होते हैं, और दूसरा अचलयमान होते हैं, अचलयमान होते हैं। मतलब कुछ गति कर सकते हैं और कुछ गति नहीं कर सकते हैं। जो चल सकते हैं मतलब आगे बढ़ सकते हैं, वो कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे में एग्जाम्पल में यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिगर टेम्परेरी फिगर होगा, इस तरीके से एक फिगर बना दी। यहाँ पर जीवाणु का डीएनए है, गोलाकार डीएनए इसमें हो गया, राइबोसोम हो गया इसके अंदर, और इसके पास 3 लेयर हैं, ऐसा आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर कुछ जीवाणु जो आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब गति कर सकते हैं, उनके पास कुछ तो होगा एक्स्ट्रा, है ना। तो क्या होता है बच्चों, उनके पास होता है फ्लैजेला, जिसका नाम क्या है? फ्लैजेला। हिंदी में क्या कहते हैं? कसाभिका। यानी कि जो जीवाणु चलयमान होते हैं इनके पास क्या पाया जाता है? कसाभिका पाया जाता है, कसाभिका, ठीक है, कसाभिका पाया जाता है। और इस कसाभिका के 3 भाग होते हैं बच्चों, मतलब इस कसाभिका के 3 पार्ट होते हैं। मतलब ये 3 भाग में डिवाइड नहीं है। कसाभिका के ही मतलब एक लंबी सी धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये लंबी धागे जैसी संरचना के 3 भाग हैं। कौन कौन सा है? पहला हम बात करेंगे अंकुश है, अंकुश, जिसको इंग्लिश में हुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हुक। दूसरा क्या होगा? दूसरा है तंतु, या हम यहां पर आधारी भाग भी लिख सकते हैं, आधारीय भाग, आधारीय भाग, ठीक है। ये हो गया, जिसको हम बेसल पार्ट कहते हैं, इंग्लिश में बेसल पार्ट कहते हैं। और तीसरा पार्ट इसका होगा तंतु। क्या होगा बच्चों? तंतु। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, इसमें किस किस के नाम है। जैसे ये फ्लैजेला हमारी है, जीवाणु के पास फ्लैजेला, तभी तो गति कर पाएगा, है ना। जो गति नहीं करता उसके पास ये फ्लैजेला नहीं होगी, जो गति करेगा इसके पास फ्लैजेला होगी, मतलब कसाभिका। अब जिस स्थान से जुड़ा है, जैसे यहां वाला भाग हुक जैसा दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे हुक। मतलब इस फ्लैजेला के 3 भाग है, हुक। जिस स्थान से जीवाणु से जुड़ा है उस स्थान को बच्चों बोलेंगे बेसल पार्ट, यानी आधारीय भाग। बेसल पार्ट मतलब कौन सा भाग? ये आधारीय भाग। और जो लंबा धागा दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है बच्चों तंतु। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट। क्या कहा जाता है? फिलामेंट। बेसल पार्ट मतलब आधारी भाग। हुक, हुक मतलब क्या हो गया? हुक मतलब अंकुश। हुक ऐसा हुक होता है ना, आप लोग जानते हैं, घर में भी देखे होंगे, हुक ऐसा होता है, उसको हुक बोलते हैं। जहां से जुड़ा है उसको बेसल पार्ट बोलते हैं, जो लंबा धागा है उसको तंतु कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना? इतना तो कठिन नहीं है ना बच्चों, आसान है ना? चलिए
अब ढिंचिका करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे और हमें क्या पढ़ना है। मतलब ये जानना है बच्चों, इतना तो हो गया, यानी इतना तो पता चल गया कि जो जीवाणु होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक चलयमान होते हैं, एक अचलयमान होते हैं, अचलयमान। ठीक है, एक गति कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते। जो गति कर सकता है उसके पास फिलामेंट पाया जाता है। क्लियर है? अब यह जो फिलामेंट होता है यह किस प्रोटीन का बना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात होता है ना, फ्लैजेला है तो किस प्रोटीन का बना होता है? तो बच्चों याद रखना, जो फ्लैजेला, इसका फ्लैजेला जो होता है, हालांकि यूकैरियोटिक में भी फ्लैजेला होता है, वो वहां यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो इसके चारों तरफ जब जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी? सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति होगी बच्चों। मतलब समझिए, बाहर का, जैसे ये तंतु है तो बाहर का जो आवरण है इसका, ऐसा आवरण जो है वो किसका बना होगा? कोशिका भित्ति का। ठीक है, किसका बना होगा? कोशिका भित्ति का। तो ये जानना, आपको ये जानना है कि कोशिका भित्ति का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब कोशिका भित्ति ग्रोथ की है धागे जैसी। ठीक है, जिससे किसका निर्माण हुआ है? कशाभिका का निर्माण हुआ। फिर से बच्चों नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो फ्लैजेला होता है किसके एक्सटेंशन से बनता है, यानी किसके बढ़ने से बनता है? तो याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति होती है, जब वो धागे जैसी ग्रो कर जाती है आगे की तरफ, तो वो किसका बना हो जाता है? मतलब फ्लैजेला किसका बना हो गया? कोशिका भित्ति का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इस कोशिका भित्ति का जो एक्सटेंशन है, कोशिका भित्ति के चारों तरफ का आवरण कोशिका भित्ति का है, लेकिन अंदर प्रोटीन है बच्चों। अंदर कौन सा प्रोटीन है? अंदर याद रखना फ्लैजीन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? यानी आपको याद रखना है, फ्लैजेला किसका बना होता है? फ्लैजीन प्रोटीन का बना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, फिर भी आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का फ्लैजेला यानी कशाभिका किसका बना होता है? फ्लैजीन प्रोटीन का बना होता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? अब आपको ये समझना है आगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फ्लैजेला होता है प्रोकैरियोटिक का, उसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है? तो याद रखना बच्चों, 9+0 अरेंजमेंट होता है। व्हाट इज दिस 9+0? तो याद रखिए, जैसे ये फ्लैजेला है, इसको अगर हम कट करें, ठीक है, इसको हम क्या करें? कट करें। जैसे ये चौक है, चौक को अगर कट करेंगे तो सामने ऐसे गोला दिखाई देगा कि नहीं? इसे सामने देखिए, ऐसे गोला दिखाई देगा ना आप लोगों को? ऐसे ऐसे गोली चला दे तुम लोगों के ऊपर चलो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको कट करेंगे तो हमको क्या ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? अरे भाई, अगर इसको ये ऐसा है, धागा जैसा दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो सामने ऐसा दिखाई देगा, चपटा सा ना? बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो गोला होता है, थोड़ा बड़ा बना दे, है ऐसा दिखाई देगा सब लोगों को। अब जब ऐसा दिखाई देगा तो ध्यान से देखिए, 9+2 का मतलब होता है 9 फ्लैजीन प्रोटीन यहां पर होते हैं। 9 फ्लैजीन प्रोटीन ऐसे चारों तरफ लगे होंगे और बीच में इस तरीके से होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। मतलब ये फ्लैजेला हमने कट किया, सामने से देखा, जब सामने से देखा तो हमको 9+0 का अरेंजमेंट दिखाई गया। दैट मीन्स 9 फ्लैजीन प्रोटीन यहां चारों तरफ है, बीच में कुछ नहीं है, इसलिए 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना? नहीं हुआ फिर से वीडियो देख लीजिए चलिए ध्यान से देखिए, आज मजाक के मूड में थोड़ा सा हो जाते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं। इतना समझ में आ गया, बैक्टीरिया किसके द्वारा चलती है? कशाभिका द्वारा चलती है, राइट? कशाभिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अंकुश, आधारी, तंतु, बता दिए कौन कौन से, उधर देख लो, है ना? इंग्लिश भी लिख दिए यहां पर। अब जो फ्लैजेला होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है? तो फ्लैजीन प्रोटीन का बना होता है। किसका एक्सटेंशन होता है, मतलब किसके द्वारा बनता है? तो कोशिका भित्ति रट डालो, नहीं तो ना एग्जाम में आएगा तो कहोगे सर जी पढ़ाए नहीं थे, सर जी बताए नहीं थे, सारा सर जी का दोष हो जाएगा। बता रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बच्चों।
और 9+2 अरेंजमेंट बता दिए। फ्लैजेला को कट करो, सामने से देखो, माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। 9 फ्लैजीन प्रोटीन सामने इधर दिखाई देंगे, बीच में कुछ नहीं होगा, इसलिए 9+0 का अरेंजमेंट बोलते हैं, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों। और यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में 9+2 अरेंजमेंट होता है, वहां फ्लैजीन प्रोटीन नहीं होता, वहां ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। आगे पढ़ाएंगे, समझा देंगे आपको। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दे बच्चों, हाँ इरेज कर दीजिए। लेकिन उससे पहले अगली हेडिंग बनाएं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बता दें, आप बना सकते हैं, अगली हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग क्या बना सकते हैं आप लोग की? प्रोकैरियोटिक की कोशिका के ऊपर रोम व झालर, है ना, यही समझा देते हैं क्या होता है। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक की मतलब जो जीवाणु होते हैं, उनके पूरे शरीर पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे रोम जैसी संरचना, जिसको बच्चों क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है रोम या झालर। क्या कहा जाता है? रोम या झालर। दिखाई दे रहा है सबको? पूरे शरीर पर ऐसी संरचना होती है, कहाँ होती है? प्रोकैरियोटिक यानी जीवाणु में होती है, जिसे क्या कहते हैं? रोम या झालर कहते हैं। इसका काम क्या है? यह गति में सहायक नहीं होती है। हमने क्या बोला? रोम और झालर, जो जिसको रोम या झालर कहते हैं, यह जीवाणु कोशिका को गति नहीं प्रदान करता, मतलब इसके कारण जीवाणु गति नहीं कर सकता है। लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका रोल यह है कि यह बहते हुए पानी में चट्टानों से चिपकने में मदद करता है, पोषक पदार्थ में चिपकने में मदद करता है, यानी बैक्टीरिया जहां से भोजन प्राप्त करेगा वहां भी चिपकने में मदद करता है। सुनिए, फिर से सुन लीजिए, हमने क्या बोला? हमने यही बोला कि रोम मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के पूरे शरीर पर रोम या झालर जैसी संरचना है, यह रोम और झालर जैसी संरचना जीवाणु को गति करने में मदद नहीं करता, बल्कि किस में मदद करता है? चिपकने में मदद करता है। कहां? बहते हुए पानी में चट्टानों से या फिर पोषक पदार्थ यानी भोजन से चिपकने में मदद करता है। और बच्चों, ये जो फ्लैजेला होता है, इसका जो गति में सहायक करता, तो ऐसे नहीं करता है, मोटर जैसे चलता है, मोटर ऐसे से चलेगा, मोटर जैसा चलता है। कौन चलता है बताइए? इसका फ्लैजेला ऐसे चलता है, जबकि यूकैरियोटिक में ऐसे चलता है। यूकैरियोटिक में ऐसे चलता है और प्रोकैरियोटिक में ऐसे चलता है। चलो इसको इरेज कर दें, आगे बढ़े ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इसको इरेज कर दें। पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, इतना मेहनत कर करके हम पढ़ा रहे हैं, और तो आप लोग पढ़ते नहीं ना, अच्छा नहीं लगता बच्चों। अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेला के द्वारा मतलब जीवाणु कोशिका जो होती है वो गति करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि प्रोकैरियोटिक की कोशिका में जो जीवाणु होते हैं, कुछ के पास एक फ्लैजेला होती है, कुछ के पास 2 होती है, कुछ के पास अधिक होती है। तो उसका नाम क्या है? एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ध्यान से देख लेते हैं। यानी कि फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार के। यानी यहां पर लिख सकते हैं साभिका के आधार पर जीवाणु के प्रकार कितने प्रकार की बताइए बच्चों? 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अभी कौन कौन सा है? फर्स्ट बताएंगे हम, मोनोट्राइकस। सेकेंड इज एम्फीट्राइकस। थर्ड क्या होगा? लोफोट्राइकस। एंड फोर्थ क्या होगा? पेरीट्राइकस। फोर्थ क्या है? पेरीट्राइकस। मोनोट्राइकस दैट मीन्स, इसका मतलब समझो बच्चों, ऐसा जीवाणु जिसके पास, जैसे ये जीवाणु है जिसके पास एक फ्लैजेला हो,
उसको क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकस। मोनो मतलब होता है एक। एम्फीट्राइकस दैट मीन्स ऐसा जीवाणु, एम्फी मतलब होता है क्या? दो। एम्फी मतलब क्या होता है? दो, ठीक है। ऐसा जीवाणु जिसके दोनों साइड फ्लैजेला हो, एक एक, इसको बोलेंगे क्या? एम्फीट्राइकस। बच्चों हमने क्या बोला? ऐसा जीवाणु जिसके पास एक फ्लैजेला हो, एक कसाबिका हो, उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। ऐसा जीवाणु जिसके पास दोनों साइड से फ्लैजेला पाई जाए, वो भी एक एक, तो उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। और अगर ऐसा जीवाणु जिसके एक सिरे पर झुंड में फ्लैजेला हो, एक सिरे में झुंड में फ्लैजेला हो, या फिर दोनों सिरे में झुंड में फ्लैजेला पाई जाए, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया, इस प्रकार के फ्लैजेला वाली बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? लोफोट्राइकस बोलेंगे। यदि ऐसी बैक्टीरिया जिसके पूरे शरीर पर फ्लैजेला पाया जाए, है ना, फ्लैजेला पाया जाए, तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को पेरीट्राइकस कहेंगे। सिंपल है ना, कितना आसान है यार, एकदम आसान सा पढ़ाए हैं। मोनोट्राइकस मतलब सिंगल, एम्फीट्राइकस मतलब दोनों साइड एक एक, लोफोट्राइकस मतलब एक साइड झुंड में या फिर दोनों साइड झुंड में फ्लैजेला हो, तो उसको हम लोफोट्राइकस बोलेंगे। पेरीट्राइकस दैट मीन्स पूरे के पूरे बैक्टीरिया के आवरण, मतलब पूरे सेल, पूरे शरीर पर इसके फ्लैजेला पाई जाए, उसको पेरीट्राइकस के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? इसको इरेज कर दें, आगे बढ़े ना। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। अगली हेडिंग होगी हमारी क्या? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम दैट मीन्स बहुराइबोसोम लिखेंगे हम। बहुराइबोसोम, इंग्लिश में इसको पॉलिस राइबोसोम भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? बहुराइबोसोम मतलब क्या है? साफ साफ है। पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होता है वो कितने इस प्रकार का होता है, आप सभी लोगों को पता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। इसकी 2 यूनिट होती है, मतलब ये दो प्रकार के यूनिट से मिलकर बना होता है। एक यूनिट इसकी होती है 50S प्रकार की, दूसरी होती है 30S प्रकार की। आप इसको प्लस करके 80S मत कर दीजिएगा और ये मत बताने लगिएगा सर जी गलत लिख दिए हैं, हमने सही लिखा है। इसका मतलब है इसकी एक बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है 50S प्रकार की, ठीक है, और दूसरी छोटी होती है जो कितनी होती है 30S प्रकार की। यस का मतलब होता है स्वेड वर्ग यूनिट। इसका ये मतलब नहीं कि इसको जोड़ दें, जोड़ के कहें सर जी 80 प्रकार हो गया। 80 प्रकार यानी 80S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक में मिलता है। प्रोकैरियोटिक में कितने S प्रकार का मिलता है? 70S प्रकार का मिलता है। 50S 30S, बड़ी यूनिट 50S, छोटी यूनिट 30S, इसको जोड़ना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से राइबोसोम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो जीवाणु होता है ना। जीवाणु तो आप लोग बना चुके होंगे कई बार, टेम्परेरी फिगर बना रहे हैं, समझ सकते हैं आप लोग, समझदार भी हैं, अच्छे बच्चे हैं। तीसरा लेयर ये होगा, चलिए इसमें मतलब पूरा केंद्रक होगा, फिर राइबोसोम होगा, तो इसी के अंदर होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को पता है, कई बार इसका फिगर ड्रॉ कर लिए, इससे टेम्परेरी फिगर बनाया है। अगर फ्लैजेला है तो फ्लैजेला होगी इसमें, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं 50S और 30S, इसके 2 यूनिट होती हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। हमारी हेडिंग है बहुराइबोसोम, या फिर इसको बहुसूत्र भी कहा जाता है। बहुसूत्र भी कहा जाता है, बहुसूत्र भी कहते हैं। तो इसकी 2 नाम है, बहुराइबोसोम या बहुसूत्र। क्यों कहा जाएगा? जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए है, डीएनए पे होती है सूचनाएं। डीएनए पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए एक बॉस मॉलिक्यूल है, या कह सकते हैं कोशिका का दिमाग है। तो जो सारी चीजें होती हैं दिमाग में ही होती हैं, हमारे ही दिमाग में होती हैं। अगर हमें हाथ से काम कराना है तो दिमाग से मैसेज भेजना पड़ेगा हाथ को। सेम कंडीशन यहां पर भी होती है। जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है वो जाता नहीं है। जैसे
पहले राजा होते थे, राजा सैनिक के पास नहीं जाते थे, मंत्री को आदेश देते थे, मंत्री जाता था सेनापति को आदेश देता था, सेनापति सेना को आदेश देता था कि आक्रमण कर दो। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। यहाँ राजा कौन है? यहाँ राजा डीएनए है, और ये डीएनए जितनी भी इसके पास इंफॉर्मेशन, जितनी भी इसके पास सूचना है बच्चों, यह सूचना किस रूप में बाहर आएगी? जैसे अगर हम कहें कि डीएनए है तो डीएनए से सूचना कहाँ जाएगी? mRNA पर। मंत्री मंत्री नहीं, मैसेंजर आरएनए, जिसको हिंदी में संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। यानी संदेशवाहक आरएनए पर, मतलब अगर हम इसका फिगर बना लें तो यही होगा कि ये mRNA का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? mRNA का स्ट्रक्चर है, और इस पर डीएनए से सूचना ट्रांसफर हो गई है। डीएनए पर जो भी कुछ लिखा था mRNA पर ट्रांसफर हुआ है वो, और mRNA बाहर निकल कर आया है, मतलब mRNA यहाँ से सूचना लेकर बाहर निकल गया, यहाँ पर आ गया। चलिए, यहाँ से सूचना लिया, यहाँ आ गया। अब ये जो राइबोसोम है, उस सूचना पर, जो भी इसके पास सूचना होगी उस पर प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे करेगा? इसी mRNA पर जो कोड लिखा होगा उस कोड को पढ़ेगा और पढ़ के प्रोटीन बनाएगा। तो इस प्रकार से mRNA पर, प्रोकैरियोटिक के mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। तो बच्चों याद रखना डिफिनीशन इसका, जब एक से अधिक, मतलब जब mRNA पर एक से अधिक राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? बहु राइबोसोम। बहु मतलब होता है बहुत सारा राइबोसोम। बहुत सारा राइबोसोम कहीं जुड़ा होगा तो कहाँ जुड़ रहा है? mRNA की चेन पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जा रहे हैं। इसी अवस्था को बहु राइबोसोम कहते हैं, और यह अवस्था केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है, यूकैरियोटिक में नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। डीएनए से सूचना लेकर जाता कौन है? mRNA। और mRNA जैसे ही डीएनए से सूचना लेकर बाहर कोशिका द्रव्य में आता है तो बहुत सारे राइबोसोम उससे जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? ताकि उस पे प्रोटीन बनाया जा सके। तो बहुत सारे राइबोसोम जुड़ के प्रोटीन बनाना चालू कर देते हैं, और जब प्रोटीन बनाना चालू कर देते हैं तो mRNA पर ऐसी अवस्था, यानी mRNA पर एक साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़ने की अवस्था को क्या कहते हैं? बहु राइबोसोम, यानी पॉली राइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पर समझ में आ गया ना बच्चों? बहुत आसान था, कुछ कठिन नहीं था इसमें। इरेज करें, इसको इरेज करें, अगली हेडिंग बनाते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। कपड़े से मिटाओ। चलिए, हमने तो इरेज भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली हेडिंग हमारी कौन सी होगी? हमारी अगली हेडिंग है अंतःवृष्ट पिंड। अंतःवृष्ट पिंड। अंतःवृष्ट पिंड बच्चों, प्रोकैरियोटिक की कोशिका में, यानी जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका है, जैसे फिर से 3 बार फिगर मिटा चुके हैं, फिर से बनाना पड़ जा रहा है। चलो, इसमें डीएनए होता है, इतना पता है। 3 लेयर बना देते हैं। सर जी 3 लेयर तो बनाए नहीं, तो कैसे होता है? 3 लेयर बना दिए। चलिए, इसमें डीएनए बीच में है, राइबोसोम पूरे शरीर में फैला होगा, और कोई कोशिकांग तो होता नहीं है राइबोसोम के अलावा बच्चों। लेकिन कुछ इसमें, कुछ झिल्ली रहित, मतलब झिल्ली आवरण नहीं होता, कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं। वो कणिकाएं क्या होती हैं? फास्फेट कणिकाएं होंगी, बहुत सारी होती हैं। दूसरा साइनोफाइसिन कणिका, साइनोफाइसिन कणिकाएं। उसके बाद ग्लाइकोजन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं। उसके बाद अगर नील हरी शैवाल है तो, मतलब साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाएगा?
नीले रंग का, बैगनी रंग का, और इसके साथ साथ गैस रसधानी, गैस रसधानी, ठीक है। और हरे रंग के कणिका पाए जाएंगे, हरे रंग के कणिका पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे ये बच्चों, ये सब पाए जाएंगे साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया यानी ऐसी बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण कर सके, ठीक है, उनमें ही इनकी जरूरत होती है, नील, बैगनी, हरे रंग के, बाकी किसी में जरूरत नहीं पड़ती। बाकी सभी बैक्टीरिया के अंदर फास्फेट कणिका, साइनोफाइसिन कणिका, ग्लाइकोजन कणिका ये पाई जाती हैं और इसमें झिल्ली आवरण नहीं होता है। याद रखिए, इस बार के 2020 के नीट एग्जाम का क्वेश्चन था कि जो अंतःवृष्ट पिंड होते हैं उनमें झिल्ली आवरण होता है या नहीं होता है, इसी टाइप में था वो क्वेश्चन। तो याद रखना, झिल्ली आवरण नहीं होता है, मतलब जैसे कणिका है, कण जैसा है, तो कण जैसे चौक है, इस पे कोई कोटिंग नहीं की गई है, मतलब कोई जैसे डस्टर है, डस्टर पे पेंट लगाया गया है ना पीले रंग का, तो ये क्या हो गया, ये पॉलिश हो गई ना, कोटिंग हो गई ना। अगर इस पर पॉलिश नहीं, मतलब ये पेंट नहीं लगाया जाता तो क्लीन रहता, मतलब लकड़ी रहती इसमें सामने के साइड, तो वही चीज होता है बच्चों। यानी इस पे मतलब ये सारे कणिका के रूप में होते हैं, झिल्ली आवरण नहीं होता इनके पास में। कौन कौन अंतःवृष्ट पिंड के अंतर्गत, कौन, फास्फेट, साइनोफाइसिन कणिका, ग्लाइकोजन कणिका। अगर साइनोबैक्टीरिया होगी यानी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होगी तो उसमें नील, बैगनी, गैस रसधानी, हरी रंग की कणिका होगी जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगी। तो ये समझ में आ गया अंतःवृष्ट पिंड भी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हम समझाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन पूछना भूल गए, एक क्वेश्चन है शायद हम बताए नहीं है, बहुराइबोसोम यानी राइबोसोम। आप बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम की साइज होती है वो कितने नैनोमीटर की होती है। एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसका आंसर एनसीईआरटी में है, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। हमने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम की साइज क्या होती है, हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही होगी, थोड़ा सा मजाक चला और क्लास भी बहुत आसानी से हमने समझ लिया। एनसीईआरटी पढ़िएगा जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।